So let we start fourth unit, power system stability. Now, what is stability? The stability of an interconnected power system is its ability to return to normal or stable operation after having been subjected to some form of disturbance. इसका मतलब है कि अगर हम अपने पावर सिस्टम में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न करें और वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन में या स्टेबल ऑपरेशन में वापस आ जाए, तो इसी सिस्टम को स्टेबिलिटी कहते हैं। इसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को स्टेबिलिटी कहते हैं। तो हम अगर देखना चाहें कि स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम कैसे होता है, तो एक एग्जांपल से हम उसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक यू शेप बाउल है और इसमें एक बॉल यहाँ पर रखी हुई है। अगर हम इस बॉल पर फोर्स लगाएं तो ये बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से फिर नीचे आकर फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे आकर यहाँ जाएगी और एक समय बाद ये बॉल यहाँ पर रुक जाएगी। तो इस तरीके के सिस्टम को स्टेबल कहेंगे। अगर इसी प्रकार से एक बॉल यहाँ पर रखी हो और इस पर अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो अब ये बॉल कभी भी रिटर्न नहीं करेगी, तो ये अनस्टेबल सिस्टम है। इस तरीके से दो सिस्टम, स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम का मतलब है कि कोई भी डिस्टरबेंस देने के बाद वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पर या नॉर्मल ऑपरेशन पर आ जाए, तो उसको स्टेबिलिटी कहते हैं। नाउ अ लार्ज पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स ऑपरेटिंग इन सिंक्रोनिज्म. It is necessary that they should maintain perfect synchronism under all state conditions. When the system is subjected to some form of disturbance, there is a tendency for the system to develop forces to bring it to a normal or stable condition. यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी सिंक्रोनस मशीन्स सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट करती हैं और ऐसा ज़रूरी है कि ये सारे परफेक्ट सिंक्रोनिज्म को मेंटेन रखें। अगर हमारे सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आता है तो सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है, वो कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप करता है और अपने को वापस नॉर्मल ऑपरेशन में लाने की कोशिश करता है। तो ये हर सिस्टम में अपनी इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि वो कुछ डिस्टरबेंसेस को अपने आप ओवरकम करके नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर से देखें और ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है वोल्टेज स्टेबिलिटी, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। स्टेबिलिटी कैन बी सीन इन थ्री मैनर्स। वोल्टेज स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी का मतलब है हमारे सिस्टम का वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। और जैसा आपने देखा भी होगा कि घरों में 220 वोल्ट सप्लाई आती है और इसी प्रकार हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में और जनरेटर के पास जो जनरेटर का वोल्टेज लेवल है, ट्रांसमिशन लाइंस का वोल्टेज लेवल है, ये वोल्टेज लेवल हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। तो रेंज आप देख लीजिए, वी हैव टू केप्ट वोल्टेज कांस्टेंट। द रेंज फॉर स्टेबल ऑपरेशन इज ±5% ऑफ वोल्टेज रेटेड। अगर मैं पर यूनिट में बात करूँ तो 1 pu वोल्टेज है, तो 0.9 pu से 1.05 pu। इसके लिए हम कंपनसेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए। तो ये आगे का मतलब मैटर है, जब आप कंपनसेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर वोल्टेज स्टेबिलिटी को ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार की स्टेबिलिटी है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ऐसा कि हम जानते हैं कि हमें अपनी सिंक्रोनस मशीन्स को परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में रखना है। परफेक्ट सिंक्रोनिज्म का मतलब है कि उनकी स्पीड बराबर रखनी है, और स्पीड का मतलब है सिंक्रोनस स्पीड। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो अगर NS हमको फिक्स रखना है तो हमको फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखनी होगी। तो फॉर स्टेबल ऑपरेशन द रेंज इज़ 49.5 टू 50.5 हर्ट्ज़, जो होता है ±1% ऑफ रेटेड फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जो मेन स्टेबिलिटी जो हमारे कंसर्न में है वो है एंगुलर स्टेबिलिटी। एंगुलर स्टेबिलिटी को हमको देखना है। एंगुलर स्टेबिलिटी का मतलब है चेंज इन रोटर एंगल ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम। सिस्टम में डिस्टर्बेंस आने की वजह से रोटर एंगल में क्या चेंज आता है,
रोटर एंगल का मतलब है डेल्टा, भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रोटर एंगल क्या होता है। डिस्टरबेंस की वजह से रोटर एंगल में क्या चेंज आता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर स्टेबिलिटी। और हम डिस्कस करेंगे 3 तरीके की एंगुलर स्टेबिलिटी। पहली है स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी, दूसरी है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और तीसरी है डायनामिक स्टेबिलिटी। लगभग 90% हम एंगुलर स्टेबिलिटी को ही डिस्कस करते हैं। एंगुलर स्टेबिलिटी में पहली स्टेबिलिटी है स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी, इसको पढ़ते हैं। Steady state stability is the ability of system to bring it to a stable condition after a small disturbance। अगर छोटा डिस्टरबेंस हो और छोटे डिस्टरबेंस की वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम हुई हो और सिस्टम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी में छोटा सा डिस्टरबेंस होता है। तो आगे आप देखेंगे, द स्टडी ऑफ स्टीडी स्टेट is basically concerned with determination of upper limits of machine loading before losing synchronism, provided the loading increases gradually। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्टरबेंस को देकर बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम उसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। तो ये इस स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आगे इस कंसर्न को देखा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी है जब हम सिस्टम में स्मॉल डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करें और सिस्टम अपनी नॉर्मल पोजीशन को रीगेन कर ले। व्हाट इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू ब्रिंग द सिस्टम टू अ स्टेबल कंडीशन आफ्टर अ लार्ज डिस्टर्बेंस। सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन steady state stability and transient stability? So the answer is that steady state stability is concerned with small disturbances and transient stability is concerned with large disturbances। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, transient stability is concerned with sudden and large changes in network condition। This large disturbance can occur due to sudden change in applications or removal of loads। आप एकदम से लोड बदल दें, लाइन स्विचिंग, लाइन की स्विचिंग कर दें, लाइन फॉल्ट्स, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, इन सब की वजह से जो स्टेबिलिटी सिस्टम में अगर वापस आती है नॉर्मल ऑपरेशन में, तो उसको कहा जाएगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। थर्ड है द डायनेमिक स्टेबिलिटी। द डायनेमिक स्टेबिलिटी इज कंसर्न विद स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। ये स्मॉल डिस्टर्बेंसेस से कंसर्न होती है लेकिन पीरियोडिक होना चाहिए। तो डायनामिक स्टेबिलिटी और स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी में क्या अंतर है? स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी कंसर्न करती है स्मॉल डिस्टर्बेंसेस से, बट वो पीरियोडिक नहीं होते हैं। डायनामिक स्टेबिलिटी क्या करती है? डायनामिक स्टेबिलिटी स्मॉल डिस्टर्बेंसेस से कंसर्न होती है लेकिन वो पीरियोडिक होते हैं। और पीरियोडिक में आगे देख लेते हैं, द सिस्टम इज सेड टू बी डायनामिकली स्टेबल इफ द ऑसिलेशन डू नॉट एक्वायर मोर देन सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड डाई आउट क्विकली। अगर ये जो ऑसिलेशंस हैं ये एक सर्टेन एम्पलीट्यूड से कम रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, तो हमारा सिस्टम डायनामिकली स्टेबल होगा। अदरवाइज if in a dynamically unstable system the oscillation amplitude is large and persist for long time। ये oscillation disturbances small होते हैं लेकिन oscillatory होते हैं और ये इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और कुछ काफ़ी समय के लिए persist करते हैं, तो इसको डायनामिक स्टेबिलिटी कहते हैं। तो हमने 3 तरीके की स्टेबिलिटी देख ली, एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनामिक स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के लिए, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लार्ज डिस्टर्बेंसेस के लिए, और डायनामिक स्टेबिलिटी स्मॉल बट पीरियोडिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी लिमिट। स्टेबिलिटी लिमिट क्या है? स्टेबिलिटी लिमिट इज द मैक्सिमम पावर that can be transferred in a network between sources and loads without loss of its synchronism। इसका मतलब है स्टेडी स्टेबिलिटी लिमिट वो मैक्सिमम पावर है जो ट्रांसफ़र की जाए विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, यानी कि सिंक्रोनिज्म लॉस ना हो। सिंक्रोनिज्म लॉस कब होगा? जब सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। आपका कोई सिस्टम स्टेबल है, आपने उसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया, डिस्टर्बेंस पैदा करने के बाद अगर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है तो वो स्टेबल सिस्टम है, और अगर वो नॉर्मल पोजीशन से अलग हो जाता है तो अनस्टेबल सिस्टम है। पर अगर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, इस दौरान कितनी मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी को स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा,
स्टेडी स्टेट लिमिट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट द सिस्टम बिकमिंग अनस्टेबल व्हेन लोड इज इंक्रीजेज ग्रेजुअली अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। लोड को धीमे धीमे बढ़ाया जाए, यानी कि डिस्टर्बेंस कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। जो हमने अभी पहले देखा था, डिस्टर्बेंसेस कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ट्रांजिएंट लिमिट क्या हो जाएगी, ट्रांजिएंट लिमिट इज द maximum power that can be transferred without the system becoming unstable when a sudden or large disturbance occurs। तो आपको ये डेफिनेशंस याद रखनी होंगी कि डेफिनेशंस क्या क्या होंगी। पहले तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की, डायनामिक स्टेबिलिटी की, उसके बाद इनकी लिमिट्स की। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर एक अल्टरनेटर लेते हैं हम, तो अल्टरनेटर का इनपुट है काइनेटिक एनर्जी और आउटपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है फॉर सिलेंड्रिकल रोटर, P = E × V अपॉन एक्स साइन डेल्टा, ये आगे डिराइव करेंगे हम। अभी आप इसको मान लीजिए कि P = EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्टरनेटर में इनपुट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½J⍵SM²। आप देख लीजिए, J जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया है और ω/SM मैकेनिकल स्पीड है। किसी भी अल्टरनेटर में एक और मैकेनिकल पोर्शन होता है और एक और इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है। तो आप जानते हैं कि जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर को ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल टर्म्स को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिकल में आराम से सॉल्व कर सकें। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ω/SM क्या है, मैकेनिकल स्पीड है, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड है। ये आपने ओमेगा सुना होगा, एंगुलर स्पीड है। तो थीटा m जो मैकेनिकल एंगल है इलेक्ट्रिकल एंगल से किस प्रकार करेक्ट होता है, θm = 2/p θe। ये फार्मूला मशीन के डेरिवेशन में निकलता है कि मैकेनिकल एंगल = 2/p, p नंबर ऑफ पोल्स हैं, θe इलेक्ट्रिकल। अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, dθm = 2/p dθe/dt, और ये dθm/dt क्या हो जाएगा, ω/SM, ओमेगा = dθ/dt, और dθe/dt क्या हो जाएगा, ω/s। इसका मतलब मैकेनिकल स्पीड और इलेक्ट्रिकल स्पीड ये सिंक्रोनस स्पीड है जो हमारे सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। तो ω/SM है मैकेनिकल स्पीड और ω/s है इलेक्ट्रिकल स्पीड। इलेक्ट्रिकल स्पीड का मतलब जो फ्लक्स का स्पीड है। तो इन दोनों का रिलेशन हो जाता है ω/SM = 2/p ω/s। इसको हम आगे यूज करेंगे। तो आप देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी = ½J⍵SM², जो हमने यहाँ पर देखा। इसमें अगर हम ω/SM की वैल्यू 2/p ω/s पुट करें तो आगे जाकर ये होगा काइनेटिक एनर्जी = ½ J 2/p ω/s²। हाफ, तो इस 2/p² और ω/s को एक बार इसको, यह है 2/p का होल स्क्वायर ω/s × ω/s। हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को अलग कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ½ J 2/p² ω/s और ω/s को अलग कर लेते हैं। इसको एक अलग टर्म डिनोट करते हैं m, जहाँ पर m को कहते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा ½ m × ω/s। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2ke/ω/s। ये ke = ½ m ω/s हो जाएगा। तो ω/s क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, 2ke/ω/s। तो इसका यूनिट हमको देखना होता है क्योंकि दो इनर्शिया कांस्टेंट आएंगे पिक्चर में, एक m और एक h अभी आगे आएगा। तो इसका यूनिट हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जूल, काइनेटिक एनर्जी का होगा जूल, और चूंकि हम सिस्टम मेगा में है तो मेगा जूल। और ω/s क्या है, ω/s है स्पीड, एंगुलर स्पीड इलेक्ट्रिकल। तो ये जाएगा इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा जूल,
और सिस्टम मेगा में है तो ये हो जाएगा मेगा जूल। और ओमेगा एस क्या है? ओमेगा एस है एंगुलर इलेक्ट्रिकल स्पीड, और एंगुलर स्पीड का मतलब है इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। तो जो इसका यूनिट एम का आएगा, एम का यूनिट आ जाएगा मेगा जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद वन अनदर इनर्शिया कांस्टेंट H is also defined by following equation Ke is equal to G into H। Ke इक्वल टू जी इंटू एच, मैंने आपको पहले बताया कि M और H दो इनर्शिया कांस्टेंट रहेंगे, तो G कैसे, G क्या है, वेयर G इज मशीन रेटिंग इन MBA, जो हमने बेस वैल्यू, मशीन रेटिंग की बेस वैल्यू है, और H इनर्शिया कांस्टेंट है। H का यूनिट अगर हम देखने जाएं तो H क्या हो जाएगा यहाँ से, के ई अपॉन जी। के ई अपॉन जी का मतलब है, के ई तो मेगा जूल है, और जी, जी का मतलब है मशीन रेटिंग, तो मशीन रेटिंग यानी कि पावर, पावर इनटू पावर अपॉन सेकंड। तो पावर अपॉन सेकंड का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा पावर और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड, तो मेगा जूल सेकंड अपॉन MBA। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर इनर्शिया कांस्टेंट मेगा जूल सेकंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन में दिया है तो वो m है, और अगर मेगा जूल सेकंड अपॉन MBA में दिया है तो वो h है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो इनर्शिया कांस्टेंट देगा, और इनर्शिया कांस्टेंट के यूनिट से हमको पता करना होगा कि m दिया गया है या h दिया गया है। अब इलेक्ट्रिकल रेडियन की जगह वो डिग्री भी दे सकता है, ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा एस और के इक्वल टू जी एच को, तो यहाँ से ये निकल के आता है हाफ एम ओमेगा एस इक्वल टू जी एच। एम हो जाएगा 2 इंटू जी एच अपॉन ओमेगा एस, तो ओमेगा एस का मतलब है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो जो हमने पुट किया तो एम इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ। इसका फॉर्मूला, इसका हो जाएगा, एम क्या होता है, मेगा जूल अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन, अगर पाई रेडियन में हो, अगर पाई 180 हो तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एम का यूनिट होता है मेगा जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन, अगर पाई, ये जो पाई है अगर रेडियन में होगा तो मेगा जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन, अगर पाई 180 होगा तो मेगा जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो जी अगर बेस है तो मैं पर यूनिट के लिए हमें जी से भाग दे देंगे, तो एम पर यूनिट क्या निकल आएगा, एच अपॉन पाई एफ। इसी तरीके से जी पर यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, जी पर यूनिट निकाल लेंगे, तो एम और एच बोथ आर इनर्शिया कांस्टेंट, वी कैन चेक यूनिट ऑफ क्वांटिटी टू फाइंड वेदर इट इज़ एम और एच। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी के बाद कितने प्रकार की स्टेबिलिटी, मेनली हम एंगुलर स्टेबिलिटी पे चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट के दौरान। तो एंगुलर स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट, डायनेमिक। उसके बाद स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की, डायनेमिक स्टेबिलिटी की, व्हाट आर स्टेबिलिटी लिमिट्स, डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन की डायनामिक्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लेकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये फार्मूले एम इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ, एम पर यूनिट इज इक्वल टू एच अपॉन पाई एफ, ये मिल गए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मॉडल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, जो नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस होगा। तो आप इसको देखते रहिए और इसके नोट्स बना के इसको पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।